सेनाओं की जब बात होती है बंसल जी, तो सेनाओं का मामला ये है कि जो एक तनाव था दोनों ही तरफ से, और 2020 के बाद ये बढ़ गया था, जब गलवान घाटी में जो घुसपैठ हुई थी उसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर वीके सिंह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बेशक समझौता हो गया है लेकिन अभी भी इसको अमल में लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा अभी। देखिए, टाइम तो लगेगा, लेकिन एक एक समझौता हो गया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दो 4 साल से वहां पर एक तनाव था, बहुत भयंकर तनाव था। और तनाव के साथ साथ में 21 बैठकें हुई हैं कोर कमांडर्स की, जो इंडिया के और चीन के मोल्ला और चुशूल के बीच में जो बॉर्डर है वहां पर ये होती रही हैं। उसके बाद में बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो डिप्लोमेट्स के बीच में हुई हैं, फॉरेन मिनिस्टर हमारे और होंगी उनके फॉरेन मिनिस्टर के बीच में हुई हैं, हमारे सुरक्षा सलाहकार के बीच में हुई हैं। तो एक ये रियलाइज किया गया, क्योंकि क्या है कि चाइना पहले से ही कह रहा था कि आप हमारे साथ ट्रेड कर लो, जी। लेकिन इंडिया पुट डाउन के हाँ कि नहीं, जब तक बॉर्डर इश्यूज नहीं सुलझेगा तब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना का जो है इंडिया के साथ में $120 बिलियन का व्यापार है। और $180 बिलियन के अंदर में एक ट्रेड डेफिसिट है कि $100 जो है चाइना का सामान इंडिया के आता है, जबकि इंडिया का सामान वहां पे सिर्फ $20 बिलियन का जाता है। तो इनको देखते हुए अभी चाइना को बहुत नुकसान हो रहा था उस तरफ से। अभी ट्रंप के आने की संभावना है, जिससे कि चाइना को अमेरिका के साथ में व्यापार करना और मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी उनके ऊपर में सैंक्शन है, जो यूरोपियन बाजार में उनका कोई अभी रहा नहीं, तो इनको देखते उनके ऊपर बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर है। दूसरा, उनको ताइवान से प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम है। तो चाइना ये चाहता था कि अगर इंडिया के साथ में बॉर्डर स्टेबलाइज हो जाए तो जी। अच्छा है, तो उनकी भी ये इच्छा थी। और हिंदुस्तान तो है ही शांति प्रिय है। तो अब लेकिन एक बात यहाँ मानने की ये है कि पहले जो था, आपसे पहले जो पहले की गवर्नमेंट थी उस दौरान में जो है, वो चाइना जो आगे बढ़ जाता था वो हम को रेसिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब हमारी सेना ने रेसिस्ट किया है। और डोकलाम के दौरान भी 2017 में ये देख लिया गया, तो चाइना को समझ आ गया है कि इंडिया पीछे नहीं हटने वाला, और ठीक हमारी है शर्तों पर तेजावत जी। ये है ये समझौता हुआ है। बस मैं 1 मिनट बोल लूंगा कि उसमें जो है ये प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी वहीं पर पेट्रोलिंग हमारी होगी। स्पेसिफिकली जो जो डेप्सोंग और एरिया में है वहां पर पूरी वही है, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा है कि जो नोमैंस एरिया है, बफर जोन है, ये देखना जी। पड़ेगा कि उसमें चाइना दोबारा क्रीप ना कर ले। तो ये एक सतर्क रहने की तो बहुत जरूरी है बात है। जो पेट्रोलिंग होती रही है, सतर्क रहना तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है इलेक्ट्रॉनिक तेजावत गैजेट्स जी, भी वहां। एक सवाल हमने ये भी उठाया कि भारत, चीन और रूस, ये जो एक शक्ति है, इसको पश्चिमी देश खासतौर से अमेरिका किस तरह से लेगा, क्या इंप्रेशन लेगा इसका? अबू साहब, आपने बहुत ही मजेदार सवाल पूछा है और खास आपके चैनल के लिए मैं एक गुप्त घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात 1998 की है, जब भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए थे। और परमाणु परीक्षण करने के बाद में जॉर्ज साहब ने, क्योंकि पश्चिमी खेमे का समर्थन लेने के लिए, जो उस जमाने के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि भारत का दुश्मन नंबर 1 है वह चीन है, और इसीलिए भारत को इन परमाणु बमों की जरूरत है। और इसका पीछे जो रणनीति थी वो ये थे कि वह पश्चिमी जो खेमा है, खासकर अमेरिका और यूरोप है, क्योंकि वो उस समय काफी ताकतवर थे। रूस लगभग 90s के बाद में काफी कमजोर साबित हो गया था, तो वो करने के लिए उन्होंने कहा था। उसके बाद में क्या होता है कि दरअसल एनपीटी और सीटीपीटी पर सिग्नेचर के लिए भारत पर प्रेशर बनना शुरू होता है, और ये सारा काम किया कराया होता है चीन अमेरिका के साथ मिलकर करता है। भारत पे बहुत प्रेशर था, मनमोहन सिंह जी के टाइम भी था। आपने देखा होगा कि भारत जो ईरान के साथ गैस का जो समझौता होने वाला था जी। उस पे भी नहीं कर पाया, और हमेशा भारत इनकार करता रहा है। उस जमाने में जो जिस घटना का, गुप्त घटना का जिक्र कर रहा हूँ, वो घटना ये थी कि उस जमाने में चीन में जो एम्बेसडर भी रह चुके थे और फिर बाद में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो तुरंत वाजपेयी साहब से मिले और उन्होंने कहा कि भारत के लंबे हितों के लिए यह ठीक नहीं है, इससे जो चीन के साथ हमारे जो संबंध जो ठीक हो रहे हैं वो बिगड़ सकते हैं। और आप देखिए कि 1966 में या 1967 में लगभग हम चीन से एक लगभग दोस्ती जैसा माहौल हम पैदा कर चुके थे,
जो 70s का डिकेड है वो भारत और चीन संबंधों के लिए वह स्वर्ण युग है। उसी ड्यूरेशन में हमने तय किया था कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं और हम नहीं करेंगे। तो क्योंकि जो जगत मेहता साहब जो वहाँ एम्बेसडर थे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे इंडिया के, वो इन सब चीजों को जानते थे और आज लगभग 3 डिकेड बाद में हम उस चीज की अहमियत को समझ रहे हैं। तो दरअसल जो डिप्लोमेसी होती है वह कई बार सामने वाले देश के कंफ्यूजन को समझने, उसके डर को समझने का नाम भी डिप्लोमेसी होता है। ठीक है। तो भारत और चीन के संबंधों को यह इस तरीके से देखिए और वो बिगड़ते बिगड़ते इस हालत में आए हैं, तो इसकी एक वजह को समझिए। दूसरा यह है कि चीन जो है वो सेकेंडरी, जो अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी सेक्टर है, आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें निर्माण कार्य आते हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टर्सरी सेक्टर में ज्यादा है। टर्सरी सेक्टर मतलब सेवाओं वाला, जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उसमें भारत मजबूत है। अगर ये दोनों सेकेंडरी और टर्सरी सेवाओं वाली दो महाशक्तियां अगर एक मिलकर काम करती है तो मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले फ्यूचर के लिए काफी बड़ा संकेत है। वह विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है। महिमा सिंह जी हमारे साथ हैं। महिमा सिंह जी स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा जी, मैं पढ़ रहा था, जयराम रमेश जी का बयान पढ़ रहा था और उसमें तमाम उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये जो बैठक होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, तमाम सवाल उठाए हैं कि देश को अपने विश्वास में लेना चाहिए कोई भी बात करने से पहले, और भी तमाम सवाल उठाए हैं जो समझौता हो रहा है। महिमा सिंह जी शायद हमारे साथ अभी नहीं है। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। धनंजय जी, ये जो बात कही है जयराम रमेश ने, अगर आपने उनका ट्वीट देखा और उसमें जो सवाल उन्होंने तमाम उठाए हैं, इन सवालों को कैसे ले रही है पार्टी?